नमस्कार। कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक संस्था के फेसबुक पेज पर अपना बड़ा ही गरिमामयी प्रकल्प कृतित्व की परिधि में व्यक्तित्व कृति संग कृतिकार संवाद संग साक्षात्कार, इसकी एकीकृत श्रृंखला। हमारे 4 प्रकल्प चलते हैं, उन चारों प्रकल्प की मिलाकर एकीकृत श्रृंखला हमारी 955। इस 955 श्रृंखला में सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत वंदन है। आज का जो हमारा प्रकल्प है कृति संग कृतिकार, तो आज सद्या प्रकाशित हमारी पुस्तक जो होती है रचनाकार की, उस पर परिचर्चा होती है या फिर एकल साक्षात्कार होता है। तो आज के इस प्रकल्प में सद्या प्रकाशित पुस्तक पर हमारी परिचर्चा होगी और सद्या प्रकाशित पुस्तक है बातें चांद की, जिसकी कृतिकार हैं, माइक म्यूट कर लीजिएगा, शायद आवाज इको हो रही है। जिसकी कृतिकार हैं हमारी आदरणीय रजनीश गोयल जी। आपकी सृष्टि हमारी दृष्टि और स्मृतियों के झरोखों से कुछ यादें कुछ बातें। इस कृति के कृतित्व के समय आपके क्या संस्मरण रहे हैं, तो उनका भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंच पर सभी हमारे कृतिकार और हमारे जो वरिष्ठ और श्रेष्ठ समीक्षक हैं, मैं उन सबको मंच पर लेती हूँ और सबसे रूबरू कराती हूँ। सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार बहन जी। नमस्कार ऋषि भाई, कैसे हैं? सभी का स्वागत है। नमस्कार कुसुम जी, बहुत अच्छा। आवाज आ रही है हमारी? अरे आपकी आवाज अरे आप ही की तरह है, बिल्कुल सेम। बढ़िया आवाज आ रही है। तो माइक मुझे लग रहा पता नहीं आवाज इको हो रही है, मुझे ही माइक सभी म्यूट कर लेते हैं। हाँ हाँ, म्यूट करने से ही होगा सही जी। आवाज बैक हो रही है मेरे पास। तो मैं परिचय की श्रृंखला में चलती हूँ। सबसे पहले परिचय कराती हूँ आज की कृति की, हमारी कृतिकार बातें चांद की। रजनीश गोयल जी नई दिल्ली से हमारे साथ हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और लेखन की बात करूं तो दोहा, माहिया, गीत, गजल, कुंडलियां और घनाक्षरी, चौपाई, कहमुकरी, जोगीरा, कई कई विधाओं पर आपने लेखन किया है। और आपके प्रकाशित एकल काव्य संग्रह हैं एहसास चांद के और चांद कहे महबूब, और ये सद्या प्रकाशित है आपकी बातें चांद की। तो ये वर्तमान आपका काव्य संग्रह है, एकल काव्य संग्रह। इसके साथ साथ कई साझा काव्य संग्रह आपके प्रकाशित हैं और आपकी गायकी में भी आपकी रुचि है और आप योगा ट्रेनर भी हैं। आप वृद्धाश्रम और अंध विद्यालयों में जाकर अपनी गायकी के माध्यम से उनको ऊर्जा देती हैं, उनको मनोबल देती हैं। इस तरह आप सामाजिक सेवा से भी जुड़ी हुई हैं और आप योगा क्लासेस निःशुल्क लगाती हैं, पार्क में खुला योग 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 की ट्रेनिंग देती हैं आप। तो इस तरह आप साहित्य के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी हमारी रजनीश गोयल जी, जो साहित्य जगत में दीदी रजनीश गोयल के नाम से जानी जाती हैं, तो उनका मंच पर स्वागत है। आज उनकी पुस्तक पर हम अपनी समीक्षात्मक दृष्टि डालेंगे, तो उनका स्वागत करती हूँ। इसके बाद चलती हूँ हमारे साथ जो श्रेष्ठ समीक्षक इस पुस्तक से जुड़े हुए हमारे दो महान विभूतियां, साहित्यिक महान विभूतियां हैं, मैं उनका भी परिचय देती हूँ। सबसे पहले चलती हूँ, हमारे साथ चेतन आनंद जी हैं, गाजियाबाद से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, 25 वर्षों का आपको अनुभव है पत्रकारिता का। और हिंदुस्तान टाइम्स, नई दुनिया, आज समाज, दैनिक हिंद, दैनिक युग और हमारा गाजियाबाद पत्रिका में आपने सलाहकार संपादक और समाचार संपादक रहे हैं आप। और ब्यूरो चीफ आप मुख्य संवाददाता आदि पदों पर आप रहे हैं। वर्तमान में आप सह निदेशक मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाजियाबाद में आप कार्यरत हैं। और कविता के क्षेत्र की अगर बात करूं तो आपका अनुपम योगदान है कविता के क्षेत्र में भी। कई कवि सम्मेलन और मुशायरों में आपने सहभागिता की है और रेडियो टीवी चैनल्स पर भी आपके कविताओं का प्रसारण हुआ है। आपके कई गीत संग्रह, गजल संग्रह प्रकाशित हैं, कई साझा संग्रहों में आपकी रचनाएं संकलित हैं और अनेक कई स्मारिकाओं का आपने संपादन किया है, अनेक सम्मानों से सम्मानित हैं। और इसके साथ साथ बातें चांद की, जो आज पुस्तक परिचर्चा होगी, जिस पुस्तक पर केंद्रित, उसके आप प्रकाशक भी हैं और संपादक भी हैं। देव प्रकाशन से आप जुड़े हैं और वहीं से ये पुस्तक प्रकाशित है। और इसके साथ साथ आप हिंदी के परास्नातक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से आपने अपनी शिक्षा पूरी की है। तो ऐसे चेतन आनंद जी हमारे साथ हैं इस पुस्तक पर, उनकी समीक्षा भी है, उनकी आज समीक्षा सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मंच पर। इसके बाद चलती हूँ एक दूसरी साहित्यिक विभूति हमारे साथ, ऋषि कुमार शर्मा जी।
दिल्ली से हैं, पूर्व उपसचिव हिंदी एकेडमी दिल्ली के हैं, हिंदी, इतिहास, भूगोल तीनों विषयों में आप परास्नातक हैं मेरठ यूनिवर्सिटी से, और वरिष्ठ लेखक हैं, समीक्षक हैं, कुशल वक्ता हैं, शिक्षाविद हैं। अनेक शिक्षण संस्थाओं में आपने हिंदी भाषा में शिक्षण कार्य किया है। आकाशवाणी के कई केंद्रों, युगवाणी और राजधानी, इंद्रप्रस्थ, विदेश प्रसारण सेवा, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा पर आपने हिंदी के कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किए हैं, और उसमें निर्माण, छायांकन, प्रसारण और संयोजन का भी काम आपने किया है। अनेक वैचारिक संगोष्ठियों का आपने संचालन किया है, और आजादी के अमृत महोत्सव 2023 में जो हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र एवं भारतीय उच्चायोग फिजी द्वारा कवि सम्मेलन में आपने सहभागिता की थी, विदेशी यात्रा आपने की, और इसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत 2018 में जो कार्यक्रम संचालित हुआ था, उसमें आपने लद्दाख की यात्रा की, लद्दाख में आपने नेतृत्व किया था छात्रों का, युवा रचनाकारों का, और अंडमान निकोबार से दिल्ली भ्रमण आए हुए युवा प्रतिनिधियों का भी आपने जो है उनका नेतृत्व किया था, और हिंदी एकेडमी पत्रिका इंद्रप्रस्थ भाती के आप संपादक सहयोगी रहे हैं, और वर्तमान में आप एनडीएमसी में भाषाविद के रूप में हिंदी भाषा की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ऋषि शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप दोनों श्रेष्ठ विभूतियों का जो समीक्षक की भूमिका में है आज स्वागत करती हूँ, और हमारी आदरणीय रचनाकार जो है रजनीश गोयल जी, आप तीनों का स्वागत करती हूँ। तो चलती हूँ, और मंच के पार संगीता नाग जी की उपस्थिति है, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी की उपस्थिति है। हार्दिक स्वागत करती हूँ, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और प्रतीक शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बहुत बहुत मंच के पार भी श्रेष्ठ विभूतियां हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करती हूँ। आज की पुस्तक हमारी है बातें चांद की, इसी वर्ष प्रकाशित हुई है। इसका बातें चांद की रचनाकार हमारी रजनीश गोयल जी हमारे साथ हैं। प्रकाशन देव प्रभा प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित है ये, और पृष्ठ सज्जा मंजुला मन जी की है, आवरण संदीप पांडे जी का है। प्रकाशक हमारे चेतन आनंद जी हैं, जो हमारे साथ मंच पर विराजित हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, प्रकाशक हैं। तो आपका पूर्ववाक जो है कल्पनाओं और संवेदनाओं की नई उड़ान बातें चांद की, ये हमारे चेतन आनंद जी की जो उन्होंने समीक्षा लिखी है उसका शीर्षक है। तो चलिए मैं सबसे पहले रजनीश जी से ही बातचीत करती हूँ। रजनीश जी की पुस्तक है, मैं इसी से बात करती हूँ रजनीश जी से। रजनीश जी, आपकी पुस्तक जो इस वर्ष प्रकाशित हुई है हमारी बातें चांद की, इसके पूर्ववाक जो मैं अभी बता चुकी हूँ चेतन आनंद जी का, बहुत बहुत सुंदर उन्होंने जो है शीर्षक लिखा है, कल्पनाओं और संवेदनाओं की नई उड़ान है बातें चांद की। मैंने भी, मुझे पीडीएफ मिला है, यद्यपि पीडीएफ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने फिर भी उसको जूम कर करके मैंने पढ़ा है। पुस्तक मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है उसको पढ़ने का। और इसमें शुभकामना संदेश मनोज कामदेव जी का है इसमें, और इसके साथ साथ ऋषि कुमार शर्मा जी जो पूर्व सचिव हिंदी एकेडमी दिल्ली के हैं, उनका है। रजनीश गोयल जी ने अपनी बात भी लिखी है इसमें। तो अगर आपकी पुस्तक की बात करूँ, तो सबसे पहले किसी भी पुस्तक पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले उसका आता है मुख पृष्ठ भाग। तो आपकी पुस्तक का मुख पृष्ठ जो मैंने देखा है, जिसका पृष्ठ सज्जा जो है मंजुला मन जी की है, तो पृष्ठ आपका जो है उसको बिल्कुल डार्क कलर का है, गहरे रात का जैसे दृश्य है, और उसमें चंद्रमा चमक रहा है, और एक युगल का पृष्ठ भाग दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका पुस्तक का जो शीर्षक है बातें चांद की, तो ये इस शीर्षक के विषय में आप बताएं कि ये शीर्षक और ये मुख पृष्ठ दोनों का कैसे सामंजस्य है। रजनीश गोयल जी हमारे साथ, सुनील दत्त मिश्रा जी हैं, विपिन कुमार जी की उपस्थिति है, मैं सभी का स्वागत करती हूँ मंच पर। जी आदरणीय। जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। पहले तो जैसे कि मेरी 3 पुस्तकें आ चुकी हैं, तो तीनों में मैंने चांद शब्द को लिया है। तो पहली पुस्तक थी एहसास हुआ चांद को, दूसरी थी चांद ने कहा महबूब से, चांद कही महबूब से, और बातें चांद की होने लगी दूसरी। तो तीसरी का नाम इसलिए मेरे मन में आया कि जब एहसास हुआ चांद को, तब चांद ने कहा महबूब से। जब एहसास हुआ चांद को, तब चांद ने कहा महबूब से, और इसको शीर्षक से जोड़ दिया, तब बातें चांद की होने लगी। जब एहसास हुआ चांद को, तब चांद ने कहा महबूब से, और बातें चांद की होने लगी। तो जो युगल बिठाया इसीलिए कि ये
अब चांद की बातें करने लगी हैं। जो एहसास हुआ था वो महबूब ने कहा और फिर ये लोगों के बीच पहुंचा और लोगों ने बातें करनी शुरू की। तो ये इसका जोड़ा इसको। जी जी हाँ बिल्कुल, वैसे शीर्षक से आपका जो मुख पृष्ठ है वो दोनों को रिलेट कर रहे हैं। जी इसके बाद जो है आपकी जो है तीनों, इसके पहले भी जो आपकी पुस्तकें जैसा आपने बताया एहसास चांद के और चांद कहे महबूब प्रकाशित हैं, जी तो आपने जी चांद विषय ही क्यों लिया? मतलब तीनों पुस्तकें आपने आपकी चांद पर केंद्रित हैं, तो इसका कोई विशेष, इसके पीछे की कोई कारण है या कोई भूमिका है ऐसा विशेष? मतलब बिल्कुल एक ही विषय पर आपने 3 एकल संग्रह आपके प्रकाशित हैं, तो इस पर हम जानना चाहेंगे जी। इसका कारण ये है कि मुझे घर में कोई चांद कहे ना कहे, मैं अपने आप को चांद कहती हूँ। अच्छा तभी वही मैंने कहा कोई तो कारण होगा जी तो इसीलिए मैंने इसका नाम चांद से लिया, क्योंकि रजनीश का दूसरा नाम चांद भी है, तो इसलिए। अच्छा अच्छा चलिए, अन्यथा तो चांद को जो है चांद को जब उपमा दी जाती है तो सौंदर्य से दी जाती है, जी और चांद थोड़ा चंचल भी है, मन की उपमा भी चांद से दी जाती है। जी तो और चांद जैसे 8 कलाएं, और जैसा हमारा वैज्ञानिक और 16 कलाओं में कला निधि कहा जाता है, वो हर दिन अपना जी आकार बदलता है, तो चंचल मन से चांद की तुलना की जाती है। तो आपकी जी जो तीनों जो हैं पुस्तकें हैं वो चांद हाँ पर जी केंद्रित हैं जी। जी और जी आपकी पुस्तक में अपनी बात के विषय सूची में, अगर मैंने पूरी पुस्तक का पीडीएफ पढ़ा है, तो विषय सूची में आपकी सरस्वती वंदना 13 गीत हैं, 5 पंजाबी हाँ गीत जी हैं, 22 गजलें हैं, 5 जी कविताएं हैं। इसके बाद आपने जो मुक्तक, कुंडलियां, जोगीरा और घनाक्षरी का जो आपने जी एक सेट तैयार किया है, वो बड़ा हाँ जी अच्छा है, जिसमें 140 मुक्तक हैं, 25 कुंडलियां हैं, 8 जोगीरा हैं और 12 जी घनाक्षरी हैं। तो इस जी तरह करके आपके एक 48 181 हो जाते हैं ये, और 229 हो जाते हैं आपके टोटल। 48 आपकी वो ऊपर मिला करके वंदना और गीत वगैरह, इस तरह मैंने जो अपना कैलकुलेशन किया है। तो मैंने जो बुक आपका पीडीएफ पढ़ा तो निसंदेह बड़ी सुव्यवस्थित किताब मुझे लगी, मतलब जी शीर्षक के हिसाब से, और बड़ा मतलब बिल्कुल मैंने जब देखा तो मुझे बहुत ही आसान सा लगा, मतलब बिल्कुल आपस में ओवरलैपिंग मेल नहीं खा है रहे। कहीं पर, बिल्कुल आपने जी अलग-अलग सब कुछ रखा है। ये बहुत अच्छी है आपकी जो व्यवस्था, पुस्तक की व्यवस्था आपकी बहुत अच्छी आपने करी जी है। बहुत धन्यवाद और जी धन्यवाद। आपने जो लिखा है चाँद, ऋषि जी ने लिखा है, ऋषि जी ने जो आपकी शुभकामना संदेश लिखा है, उसमें जो आपने चाँद की बात की, उसमें उन्होंने आपकी पंक्तियाँ कोट की हैं, और आपको संवेदनशील गायिका, सशक्त कवित्री और सहज लेखिका बताया है उन्होंने। चाँद यूं जी ही नहीं सदियों से कवियों का स्थायी, कवियों का स्वामी बना है। चाँद यूं ही नहीं सदियों से कवियों का स्वामी बना है, वह हर उस मन का प्रतिबिंब है जो जो अकेले में भी उजास चाहता है। निसंदेह हमारे जी कवियों का मतलब हमने सूर्य पर इतना नहीं लिखा जितना चाँद पर लिखा है। चांद तो पे लिखा। ऋषि जी ने आपकी पंक्तियाँ कोट की हैं, और आपने जो अभी शायद आपने आपने अभी ये पंक्तियां पढ़ी हैं कि चांद के विषय में, कि जब एहसास हुआ चांद को तब चांद ने कहा महबूब से, और बातें चांद की होने लगी। आपने तीनों जी पुस्तकों के शीर्षक एक में ही बिल्कुल सम्मिलित कर दिए हैं। तो चलिए अब चलती हूँ मैं आपसे ही इस पुस्तक का कुछ विषय में जानना चाहती हूँ, और आप अपनी पुस्तक की जो सरस्वती वंदना आपने लिखी है उसका जो है उसका बंद पढ़ दें, ताकि माँ सरस्वती को मंच पर हम ले लेते हैं। इसके बाद हम जी कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, और मंच जी के पार हमारे सभी श्रेष्ठ रचनाकार, मैं सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जी बहुत धन्यवाद। माँ शारदे की वंदना करती हूँ और एक बंद पढ़ूंगी, ये ठीक है। और आज बात इस पुस्तक की हो रही है, तो जो पढ़ूंगी इस पुस्तक में से ही पढ़ूंगी। जी बिल्कुल जय माँ शारदे। स्वागत। आओ शारदे तुम्हें मनाओ, मन वीणा के तार सजाऊं। आओ शारदे तुम्हें मनाओ, मन वीणा के तार सजाऊं। दीप जला चरणों में तेरे, दीप जला चरणों में तेरे, अहम भरा सर आज झुकाऊं। दीप जला चरणों में तेरे, अहम भरा सर आज झुकाऊं। अहम भरा सर आज झुकाऊं।
अहम भरा सर आज झुकाऊं, हाजिर हो जाती चरण कमल में ध्यान लगाती, भोर भये हाजिर हो जाती चरण कमल में ध्यान लगाती, विनती कुछ अच्छा लिख पाऊं, विनती कुछ अच्छा लिख पाऊं, मन वीणा के तार सजाऊं, दीप जला चरणों में तेरे, अहम भरा सर आज झुकाऊं, दीप जला चरणों में तेरे, अहम भरा सर आज झुकाऊं। जय मां शारदे, नमन मां शारदे। सुंदरवाणी वंदना आपकी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आपकी पुस्तक पर जिन्होंने शुभकामना संदेश लिखा है, ऋषि कुमार शर्मा जी ने। तो ऋषि कुमार जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो उन्होंने इस पुस्तक पर जो अपनी शुभकामना संदेश लिखा है, बड़ा विस्तार से लिखा, जैसे मैं उसे एक समीक्षा कह सकती हूँ। शुभकामना संदेश तो सूक्ष्म में होता है, लेकिन मैंने आपकी जो पढ़ी है पूरी शुभकामना, आपने पुस्तक की तमाम, तो मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है, आवाज बहुत सही आ रही है। और मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ बात शुरू करने से पहले। मैं मेरे दोनों भाइयों को कहना चाहूंगी, मेरे बड़ों को, साहित्य में बड़ों को, उम्र में बेशक बड़ी हूँ मैं आपसे, और साहित्य में बड़े हो आप दोनों मेरे से। और ये कहना चाहूंगी, सिर्फ प्रशंसा ही नहीं करनी, मुझे सुझाव भी चाहिए ताकि मैं और बेहतर लिख सकूं। यही निवेदन है। बिल्कुल। हमारे साथ जो दो साहित्यिक समीक्षक महान विभूतियां हैं, वो ऐसी ही समीक्षा करती हैं। बिल्कुल, पुस्तक को मैंने आदरणीय चेतन आनंद जी की भी मैंने पढ़ा, उनकी भूमिका पढ़ी बड़ी विस्तार से, उनकी भी भूमिका बिल्कुल पुस्तक के अंदर तक जा करके पढ़ के, जैसे एक तो खाना पूरी करने वाली बात होती है, लेकिन आप दोनों की मैंने पुस्तक में समीक्षाएं और शुभकामनाएं पढ़ी हैं, तो निसंदेह पुस्तक का बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिटवीन द लाइन्स जा करके आप दोनों ने लिखा है। तो निश्चित रूप से आप दोनों की जो समीक्षा है, और निसंदेह हमारे चेतन आनंद जी तो बहुत ही गहराई से गए होंगे, क्योंकि उन्होंने इसका प्रकाशन भी किया है, इसका संपादन भी किया है और इसकी समीक्षा भी लिखी है। तीन भूमिकाओं में है वो। और ऋषि जी की शुभकामनाएं तो बिल्कुल मैं उसको समीक्षा कह सकती हूँ, शुभकामना नहीं मुझे लगी, क्योंकि बड़ा विस्तार से है और आपकी पुस्तक की पंक्तियां कोड कर करके उन्होंने पूरा उसको विस्तार से उसको लिखा है। तो मैं ऋषि जी को ही आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी पुस्तक पर अपनी बात रखें। जी, स्वागत। धन्यवाद। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है आवाज। अच्छा, दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति है, ये ठीक है कि पाँव ने ठोकर बहुत खाए, पर पाँव किसी तरह से राह पर माइक म्यूट कर लेते हैं हम जी, आवाज कुछ तो कट रही है, हम लोग माइक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रजनीश जी की पुस्तक का विमोचन जब हुआ था तो मुझे आमंत्रित किया गया था, लेकिन मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं नहीं आ पाया था। और अब आया हूं तो रजनीश जी से ये मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपने उस कार्यक्रम में बुलाया, मैं नहीं आया। और रजनीश जी से मेरा परिचय जो हुआ था वो हिंदी एकेडमी में हुआ था। रजनीश जी हिंदी एकेडमी में मेरे ऑफिस आई थी और रजनीश जी ने जो अपनी बात बताई, और वो फिर उन्होंने कहा कि मुझे चेतन जी ने भेजा है। तो मैंने कहा फिर आप बैठिए आराम से, है ना क्योंकि चेतन जी ने बहुत सारे साहित्यकारों को मुझे सौंपा है और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे सखा तो हैं ही और मेरा बड़ा ध्यान भी रखते हैं वो, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे रजनीश जी का फोन आया कि आपको पुस्तक पर समीक्षा लिखनी है, और मैं शायद ये भी महसूस कर रहा हूँ कि चेतन जी ने कहा होगा ऋषि से लिखवा लो, वो ठीक लिखते हैं, है ना। तो फिर तो मुझे जब एहसास हुआ तो मैंने फिर इस पुस्तक को पढ़ा, गंभीरता से पढ़ा, उसकी फिर समीक्षा उसी तरह से लिखी। और एक बड़ी सुंदर पंक्ति जो मैंने जो क्लोजिंग में लिखी है वो अचानक ही बन गई, है ना। वैसे मैं लिखता नहीं हूँ, चेतन जी जानते हैं कि एक आध कोई रचना मैंने लिखी थी, चेतन जी को भेजी, तो मैंने कहा यार इसको ठीक कर दो, मुझे ना रचनाएं लिखनी नहीं आती, है ना, क्योंकि मैं गद्य लिखता हूँ, है ना। तो अंतिम जो पंक्तियां हैं कुसुम जी और चेतन जी देखिएगा, इसमें लिखा है चांद रहेगा बातें रहेंगी और ये एहसास भी, इसी विश्वास के साथ इस सुंदर कृति को मैं नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि रजनीश जी की जो पुस्तक है
और ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है और विचारों को और संवेदनाओं को इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से व्यक्त किया है। और मैंने इनकी 2 पुस्तकें तो अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन वो ये ठीक बात है कि भाई आम टोकरी में रखें, एक आम निकालो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अन्य पुस्तकें कैसी होंगी। तो ये जो पुस्तक है अपने आप में एक बहुत अच्छी पुस्तक है और बातें चांद की, संवेदना और सृजनशीलता का ये एक सशक्त काव्य है ना। और इस काव्य में जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग चेतन जी तो प्रकाशक रहे हैं, देव प्रभा प्रकाशन ने इसको पब्लिश किया है। इसमें इतनी वैरायटी है कि कुछ लोग क्या करते हैं, गजल ही निकाल देते हैं, कुछ लोग केवल कविताएं निकाल देते हैं, कुछ लोग मुक्तक ही निकाल देते हैं। लेकिन इसको किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार इतनी वैरायटी पर रजनीश जी ने लिखा है ना, ये बड़ी बात है। और मैं इनसे मतलब इनके गायन से तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और भजन तो ये बड़ा अच्छा गाती हैं और लोगों के सामने जब गाती होंगी तो बहुत ही अच्छा लगता होगा लोगों को भी और आनंद लेते होंगे इसमें। और काफी कुछ मैं कह सकता हूँ कि योग के बारे में वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया है इनके बारे में, अब कहने को कुछ रहा भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें चेतन जी के बारे में, देव प्रभाव प्रकाशन के बारे में वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और नवांकुरों को वो आगे ला रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पुस्तकें छप नहीं पाती हैं और वो सही लोग नहीं मिल पाते, तो इन्होंने ये काम भी बड़ा अच्छे से निभा रखा है। एक अच्छे पत्रकार वो तो सब हैं। क्या इस विषय पर आगे बढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने दोहा, गीत, माहिया, कुंडलिया सारी चीज लिखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम लिखा है, प्रकृति लिखी है, आध्यात्मिकता लिखी है, मानवीय संवेदना है, सामाजिक चेतना है। ऐसा कोई भाव इसमें दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने तो शायद इनका इसमें पढ़ा था कि गाय के ऊपर भी एक कविता है, पिता के ऊपर कविता है ना। और बहुत सारे ऐसे संवेदनशील इशू हैं उनके ऊपर इन्होंने ये पूरी पुस्तक लिखी है। और इनकी कुछ पुस्तक का जो शीर्षक है वो कुसुम जी ने बड़ा ठीक कहा कि पहले इसकी विवेचना हो जाए कि ये पुस्तक का शीर्षक कैसे आया। मैंने भी एक कविता लिखी थी चांद के ऊपर, है ना। और लगातार मैं जब लिखता गया, जब खत्म हो गई तो मुझे पता ही नहीं चला मैंने लिख कैसे दी, है ना। उसको उन्होंने छापा समकालीन साहित्य में, वो साहित्य अकेडमी में छपी हुई है। तो इस पूरी पुस्तक के अंदर विभिन्न काव्य विधाओं को लेकर, और भाषा आपकी बड़ी सरल है और इतनी सरल है कि लोगों तक बात पहुंच रही है ना। ये अपने आप में एक बड़ा काम है। और क्योंकि आप 2 पुस्तक पहले लिख चुकी हैं तो उसका भाव पक्ष भी ना बड़ा सुंदर है, उससे उभर कर सारी चीजें आती हैं। और शिल्प तो आपका अच्छा ही है, छंद, लय, बिंब, प्रतीकों का जो आपने सहारा लिया है। और मैं देख सकता हूँ कि जो आपने सरस्वती वंदना 3 लिखी हैं, इसमें एक गीत लिखा है, ये है, आ सखी आज मजा चखाएं, कान्हा को हम खूब सताएं, है ना। और छीन के बंसी चलो दौड़ाएं, दिखा के माकन इसे चिढ़ाएं, आज तो नानी याद दिलाएं, कान्हा को हम। यानी ये जब पूरा लिख रही हैं तो मुझे कन्हैयादास रत्नाकर की वो पंक्ति बड़ी याद आती हैं कि जब उद्धव जी को उन्होंने भेजा कि गोपियों से आप ये कह देना कि अब भूल जाएं, योग करें, ठीक है, और अपने जीवन को विधिवत जिए। मैं एक राजनीतिक कार्य से, धर्म के कार्य से मैं एक बड़े कार्य में लग गया हूं। तो उद्धव जी जब समझाने के लिए आए तो गोपियां समझने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला उद्धव जी गांव के किसी कॉर्नर पर आकर बैठे हैं, और वो उद्धव जी को कृष्ण ही समझ कर गई थी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई राजदूत आता है, दूत आता है, संदेश वाहक आता है तो उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जब उन्होंने कन्हैयादास रत्नाकर ने लिखा है कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावनी में जावनी तभी लगे, और कहरत न कर गवालनी की दौरी दौरी झोरी झोरी नंद पौरी आवनी सभी लगे, उझकी उझक पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी छाती छोहनी छवि लगे हैं, और हमको लिखा है कहा, हमको लिखा है कहा, कहानी सभी लगे। तो ये जो आई है ना बात, यहाँ तक इतने प्रेम में डूबी हुई गोपियों की बात आई है, ये तब आती है
जब बचपन में या युवा अवस्था में जब उन्होंने रजनीश जी जैसे गीत जो ये लिखा गया है कि छीन के बंसी चलो दौड़ाएं, दिखा के माखन इसे चिढ़ाएं, आज की वो नानी याद दिलाएं, कान्हा हम आपको नचाएं, हर दिन रोके अपनी डगरिया, कंकड़ मारे फोड़े गगरिया, बरजोरी कर इतराएं, कान्हा को हम आज नचाएं। यानी जब हम बचपन में ऐसे होते हैं, मित्र के तरह ऐसे होते हैं, अब ये चेतनानंद जी हैं, मैं जब भी कहीं कार्यक्रम में जाता हूँ ये जरूर कहते हैं कि भाई ऋषि भाई और हम वो हैं जो नीचे घास पे और दरी बिछाकर बैठते थे, तब डॉक्टर कुंवर बेचैन की कविताएं सुनते थे। तो कितना अच्छा लगता है कि भाई बचपन की यादों को हम जी रहे हैं। तो रजनीश जी ने जो लिखी है ये गीत आपका बहुत मुझे अच्छा लगा। और इसमें आपने सावन का गीत भी लिखा है, इसमें सावन का लिखा है, पूरे बरस में सुन ले यारा, सावन मास है सबसे प्यारा। अब तो सावन ही चलने वाला है, यदि मास न बढ़ा होता तो ये सावन ही चल रहा होता। तो रुंझुन रुंझुन होती कहीं पर, कहीं उमड़ता बादल कारा, झूले पड़े हैं झूले पड़े। अब नए बच्चों को तो नहीं पता कि झूले का क्या आनंद होता है, लेकिन हमें तो मालूम है क्योंकि हमने सारी चीजें जी हैं, रजनीश जी ने जी हैं, और ये सारी चीजें बड़ी अच्छी लिखी हैं। और आपने पिता पर भी बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी। माँ पर सबने बहुत लिखा है, लिखा पिता पर बहुत कम, माँ तो दिल से कह लेती है, पिता छुपाए भीतर ही ले। और मैं तो जब ये पढ़ रहा था तो रंजीत जी, अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा एक दो पंक्तियां मैं जरूर कोट करूंगा। तो मेरी दोनों बेटियां बैठी हुई थी सामने, है ना, तो मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे अपने अंदर एहसास हुआ कि इतनी सुंदर रचना रजनीश जी ने लिखी है, और ये बहुत ही मतलब ये सार्वभौमिक रचना है जिसे कह सकते हैं हम, कि इस रचना को जो भी पढ़ेगा तो वो ऐसे ही आनंदित होगा। और एक बड़ी अच्छी गजल मैं, यदि आप समय दें तो मैं कोट कर दूं कि इन्होंने लिखी है, दुनिया वालों तुम्हें बताऊं कैसे उससे प्यार हुआ, है ना, कैसे नैन मिले थे उससे तीर जिगर के पार हुआ। तो इसमें जो रोमांटिसिज्म है ना, इसमें पता नहीं चल रहा कि ये किसके लिए कर रही है, लेकिन रोमांटिज्म जो है वो जो ये उसका है मिल्टन का है, जो हमने एजुकेशन ऑफ नेचर जो पढ़ी है, चेतन जी ने पढ़ी है मिल्टन की एजुकेशन ऑफ द नेचर। उसमें जब वो लिखते हैं ये तो पता नहीं चलता है कि वो प्रेयसी के लिए कह रही हैं, प्रकृति के लिए कह रही हैं, या अपनी बेटी के लिए कह रहा है। वो इतनी अच्छी कविता है, और इनका मैं तो इस पूरी उसकी तुलना इसी से कर सकता हूँ कि भाई कितने सुंदर इसमें है। और एक इन्होंने बच्चों के लिए बड़ी अच्छी लिखी है, और मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, ये कि 16 आने रुपया एक, हो जाते थे काम अनेक, 1 रुपए के समोसे 7, सब खा लेते थे मिलकर साथ, है ना, 5 पैसे का इमली पत्ता, खाते बारिश में ले छत्ता। अब देखो पैसों का जिक्र है, हमारे जो दादा दादी बात किया करते थे वो आने की बात किया करते थे, है ना, और हम पैसे की बात कर रहे हैं। अब हमारे बच्चे हमसे क्या कहते हैं, पापा जरा 1000 रुपये ट्रांसफर करना। अब बताइए क्या क्या स्थिति आ गई है हमारी, और हम पर 1000 रुपये ट्रांसफर करते हुए कितना जोर पड़ता होगा, क्योंकि हमें तो पैसे और रुपये 2 रुपये मिलते थे, है ना, तब हम इसको आनंदित करते थे। तो इसको जो भी पढ़ेगा वो बड़े आनंद से डूब जाएगा, है ना। एक कविता है, जब मैं छोटी बच्ची थी दुनिया कितनी अच्छी थी। आप देखिए भावनाएं कितनी उसमें है, माँ बेटी का रिश्ता पक्का और न कोई इतना सच्चा। बहुत सुंदर रचनाएं हैं। और एक इन्होंने मुक्तक लिखी है वैलेंटाइंस डे के ऊपर, मतलब कोई भावना ऐसी है नहीं जो इसमें छूटी होगी, और छूट भी गई होगी तो चेतन जी का संपादन है, उन्होंने इसको पूरी तरह से इतना अच्छा संपादित किया है कि कहाँ जोड़ना है उसको। और घनाक्षरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक इसमें है निर्बल व्यवहार को लेकर एक बड़ी अच्छी घनाक्षरी है, हो जाए अगर जीत तो करो नहीं अभिमान, मिल जाए अगर हार तो कर चिंतन अभियान। ठीक है, तो इस तरह के ये सारी हैं, सारी चीजों में सामाजिकता है, आपकी मानवीय दृष्टि है, और ये सारी चीज इस पुस्तक में है। और बस एक मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी एक गजल है, प्रेम लिखो या गम लिखना, खूब लिखो या कम लिखना, बेहतर है लिखो खुशियां तुम, लिखो जो अपनी कलम लिखनी। तो ये आपके एक मुक्तक है, बड़ी अच्छी है। अब मुझे इस पर
मेरे और चेतन जी के जो गुरु हैं उनकी रचनाएं आती है कि दिल तो मुश्किल है बहुत, दिल की कहानी लिखना, जैसे पानी पे हो पानी लिखना, और कुछ भी लिखने का हुनर तुझको यदि मिल जाए, प्यार में डूबे हुए दरिया की रवानी। तो मैं तो इन सारी पंक्तियों से बड़ा अभिभूत हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे वैसे वैसे आपके रचना में और प्रगाढ़ता आएगी, और विचारों में परिपक्वता अभी आनी बाकी है। आप लिखते रहिए, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, और बड़ी, चेतन जी जानते होंगे एक पंक्ति है कि जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे तुम लिखते जाओ, और फिर मुझसे बड़े दिखते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपने मुझे कुसुम जी आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चेतन जी को भी, रजनीश जी को भी, आप सबको जी बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने समीक्षा बिल्कुल की है और पुस्तक में आपने लिखी भी है। और निसंदेह जैसा रजनीश जी ने कहा था कि मैं तारीफ ही तारीफ नहीं चाहती हूँ, तो उस पर भी ऋषि जी ने अपना दायित्व निर्वहन किया है कि अभी इसमें और परिपक्वता आनी शेष है। बिल्कुल आप सभी वरिष्ठ रचनाकार हैं और बिल्कुल ऐसी दृष्टि होनी भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कहीं रचनाकार बुरा ना मान जाए, और मान भी जाते हैं बुरा। नहीं, मैंने तो एक दो बार मैं कहा तो नहीं मैंने अब मानती कहना हूँ। ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग ना बड़ा बुरा मान जाते हैं कि बहुत बड़े आए हैं रचनाकार मेरी में कमी निकाल रहे हैं। तो निसंदेह कमियां सब में है, हम में भी कमियां हैं, सब में कमियां, कोई परिपूर्ण नहीं, परफेक्ट तो कोई है ही नहीं। ऋषि जी की पुस्तक अगर चेतन जी पढ़ेंगे तो चेतन जी की दृष्टि होगी, उसमें कुछ ना कुछ लगेगा। चेतन जी की पुस्तक अगर ऋषि जी पढ़ेंगे तो सबका दृष्टि होती है, और कहीं ना कहीं अपनी गलती खुद को पता भी नहीं लगती है, जब दूसरा पढ़ता है तो ही उसको खटकती है। तो बहुत अच्छी ये बात कुसुम जी ने आपने बड़ा ठीक कहा है, क्योंकि अब आप देखिए ना, एक गीत है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इतना पॉपुलर गीत है, लोग कहते हैं यार क्या लिख दिया है कि दिल में ख्याल आता है या मस्तिष्क में आता है, तो लोग ये भी कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। धन्यवाद। हाँ दिल में भाव होते हैं, ख्याल तो दिमाग से ही आता है। तो बिल्कुल कहने वालों की दृष्टि देखिए, सबका एक पर्सपेक्टिव होता है, किसी भी किसी की बात बात का, या किसी की लेखन का, किसी का भी, और उसमें किसी को कोई आलोचना करने की भी बात नहीं है, अपना अपना दृष्टिकोण है सबका अलग अलग। जी, तो बहुत बढ़िया और मैं सारंगर्भित आप जी इसके बात लिए रखी बहुत है। बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जी आदरणीय और ऋषि जी हाँ का। बिल्कुल, तो रजनीश जी कुछ कहना चाहें तो आप कहें। जी, रजनीश जी स्वागत है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा कहा पुस्तक के बारे में। मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ, आपने ये भी कहा कि और लिखते जाइए और सुधार होगा। तो मैं भी यही करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मैं खुद महसूस करती हूँ कि मेरी लेखनी में कोई भारी भरकम या साहित्यिक शब्दों की कमी होती है, जो मेरी लेखनी को ये समझ लो थोड़ा-सा उसका जो लेवल है उसको कम करती है, जो मैं समझती हूँ। तो लेकिन वो इतने भारी साहित्यिक शब्द मुझे नहीं आते। तो मतलब सरल ही रहता है, जो ख़्याल आते हैं मन में या जो लिखना चाहती हूँ, वो सिंपल सरल शब्द रहते हैं, सरल रहते हैं। और फिर मैं ये भी सोचती हूँ कभी-कभी कि जो सरल शब्द हैं, वो लोगों के मन में जल्दी उतरते हैं। जैसे वो गीत बोला ऋषि जी ने, ऐसे ही गीत है, मैं ना भूलूँगा, मैं ना भूलूँगी इन रस्मों को, इन कसमों को। इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल शब्द है ना, और कितना पॉपुलर हुआ। अगर लोगों के बीच में उतरना हो तो सरल शब्द भी उतर जाएंगे, और कोशिश करती रहूंगी और अच्छा लिखने की अपनी ओर से। जी, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए रजनीश जी, हमारे रचनाकारों के लिए सरल शब्दावली जो होती है वो अधिक बोधगम्य होती है, अधिक ग्राह्य होती है लोगों को, वो आम लोगों के लिए मतलब हर समाज के हर वर्ग को वो समझ में आती है। अगर आप क्लिष्ट शब्द शब्द इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका भाषा सौष्ठव तो बढ़ जाएगा, आपका शब्द सौष्ठव बढ़ जाएगा, लेकिन वो हर किसी के लिए बोधगम्य नहीं हो पाएगा। तो सरल शब्द होते हैं तो उनकी लोकप्रियता भी अधिक होती है उन रचनाओं की, और लोग, हर वर्ग का व्यक्ति उसको पढ़ लेता है। तो ये सरल सहज भाषा होती है तो वो अधिक रचनाकार के लिए अच्छी रहती है। लेकिन हाँ, उसका जो क्लिष्ट भाषा होती है, साहित्यिक सांस्कृतिक जो संस्कृत निष्ठ भाषा होती है, उसका अपना अलग सौंदर्य होता है, उसका अपना अलग सौष्ठव होता है। तो ये बढ़िया बात कही है आपने।
और निसंदेह जैसा भी ऋषि जी ने कहा था, आपने पहला गीत, जो पहला ही गीत मैंने जो पढ़ा है, आपने जो 3 सरस्वती वंदना करी, उसके बाद पहला गीत आपका है, वो आपने आ सखी आज मजा चखाएं, अभी कान्हा जी को खूब सताएं, ऋषि जी ने शायद इसको कोट किया है। और दूसरा गीत आपने पावस गीत लिखा है, सावन के गीत, मतलब बिल्कुल वैरायटी है। कई कई विषयों पर आपने अपनी लेखनी चलाई है। और तीसरा गीत तो मुझे बड़ा रोचक लगा आपके, मैंने शुरू के गीत पढ़े हैं। सैया मेरा बड़ा निखट्टू खूब मस्करी करता, एक रोचक जैसा है बिल्कुल। शॉपिंग करने जब भी जाऊं खूब गड़बड़ी करता। तो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करके भी आपने बड़ी रोचक रचना आपने लिखी है। और सभी आपकी जो पुस्तक, मैंने जो आपका पीडीएफ पढ़ा है, विरासत, आपका एक विरासत गीत है, वो भी बड़ा सारगर्भित गीत है, विरासत। और इसके बाद एक जीवन दर्शन पर आपने गीत लिखा है, जीवन है सुख दुख की नैया। ये मैंने कुछ कुछ मैं बीच में भी, क्योंकि हमारी मेरी भूमिका भी है सह समीक्षक की और विषय प्रवर्तक की। और पंजाबी गीत, आपके पंजाबी गीत तो वैसे ही बड़े लोकप्रिय हैं। आ मुंडिया एक गल सुनावा, और राजनीति और बॉलीवुड का कितना गहरा नाता है, ये रचना भी आपकी बड़ी सारगर्भित है। राजनीति को बॉलीवुड से आपने कंपेयर किया है, दोनों की तुलना करी है। तो ये आपकी दृष्टि है, ये कवि की, रचनाकार की एक विशेष दृष्टि होती है। तो मैं इतना ही कहने के बाद अपने आमंत्रित करती हूँ आदरणीय चेतन आनंद जी को, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है, इस पुस्तक के प्रकाशक, इस पुस्तक के समीक्षक और इस पुस्तक के संपादक, और स्वयं भी बहुत वरिष्ठ समीक्षक हैं, संपादक हैं, साहित्यकार हैं। तो मैं चेतन आनंद जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी इस पुस्तक के प्रकाशन से लेकर के, संपादन से लेकर के समीक्षा तक की पूरी बात कहें, पूरी अपनी यात्रा पूरी हमसे साझा करें। स्वागत है। बहुत बहुत आभार। कुसुम जी को पहले प्रणाम करता हूँ। फिर ऋषि भाई, मैं भाई बोल रहा हूँ आज, भाई तो बचपन से ही हैं मेरे, ये बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, तो मैं इनको सर बोल देता हूँ, तो ये मुझे डांट देते हैं, कहते हैं कि मैं सर मत बोलो यार, वो हम बाल सखा हैं तो बाल सखा ही रहना चाहिए। तो इसलिए हमारे मित्र भाव भी हैं और हमारे भाई जैसे संबंध भी हैं, और एक ही क्षेत्र में है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, तो इसलिए हम इस नाते भी हम बहुत गहरे रिश्तेदार भी हैं। और इधर रजनीश गोयल बहन जी बड़ी सरल मना है, आप दोनों को भी, ऋषि भाई को भी और आपको दोनों को प्रणाम करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस तरह से आदरणीय कुसुम जी ने जोड़ा और इस योग्य समझा कि इस पुस्तक की समीक्षा की जाए और हम लोगों को उसमें आमंत्रित किया जाए। मुझे यकीन है और मुझे मालूम भी है कि इसके पीछे कुसुम, रजनीश बहन जी की भी इच्छाएं रही हैं कि हम दोनों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए। जी। रजनीश बहन जी के बारे में क्या कहूँ। रजनीश बहन जी को मैं वाचिक परंपरा के तौर पे भी जानता हूँ, और ये कथन है, लेखनी है, इस तौर पे भी जानता हूँ। इनसे मेरा साबका जो है कम से कम 10 साल पुराना तो होगा बहन जी, तो इतना रहा है। और 3 पुस्तकें इनकी आई हैं और तीनों पुस्तकें ही देवप्रभा प्रकाशन से छपी। बहन जी को जब मैं मंच पे भी सुना, मंच पे सुनते सुनते फिर ये किताबों की तरफ आई, तो एहसास चांद के पहली किताब छापी थी हमने इनकी। फिर दूसरी किताब आई चांद कहे महबूब से, और तीसरी किताब अब आई है बातें चांद की। तो मेरी भी इच्छा आप ही की तरह हुई कुसुम जी कि मैं पूछूं चांद का मामला क्या है। तब इन्होंने यही बताया था कि घर में मुझे चांद बुलाते हैं और मैं अपने आप को चांद से कम नहीं समझती। तो ये अच्छी बात है, तो इसीलिए ये शीर्षक जो है तीनों किताबों के चांद के इर्द गिर्द ही घूमे। तो ये घर में कोई बुलाते नहीं है, घर में नहीं बुलाता कोई, इसलिए नहीं, आप सफाई मत दो, मुझे मालूम है कौन बुलाता है। तो ये तीनों किताबें छपी, तो मैं जब मंच पे सुना इनको, तो कंठ तो निश्चित रूप से बहुत सुरीला है। पहले वाली किताब में जिस प्रकार से कविताएं आई थी, ये शुरू में मंच पे मुझे वैसी ही कविताएं इनकी सुनने को मिली थी। तब मुझे इनमें बड़ी संभावनाएं नजर आई, मंच की भी और वैसे भी, लेकिन इनमें कविताओं में गुंजाइश भी नजर आई। लेकिन जब दूसरी किताब आई और आगे इन्होंने और कविताएं लिखी और जो छपी, तो उसमें पहले से दूसरी सीढ़ी पर, यानी दूसरे पायदान पर ये चढ़ती हुई नजर आई, जिसमें इनके भाव भी बड़े पुष्ट थे और इनकी लेखनी जो है, शिल्प भी इनका जो है मजबूत पहले से नजर आया। अब तीसरी जो किताब आई है,
तीसरी किताब में विशेषताएं ज्यादा हो गई हैं, कमियां कहीं इक्का दुक्का नजर आ सकती हैं भाषा की दृष्टि से या छांदस की दृष्टि से, लेकिन कहीं भी ऐसा, ये बीच में आवाज गूंज रही है, लगता है किसी ने माइक किसी का खुला हुआ है। तो कहीं भी इस प्रकार से जब मैं देखा कि उत्तरोत्तर ये 3 पायदान चढ़ गई हैं और तीनों पायदान पे इनके सुनाने की भी स्टाइल बदली है, उसमें मैच्योरिटी आई है, और इनकी कविताएं जो छपी हैं और जो छप रही हैं उसमें भी मैच्योरिटी आई है। यही वजह है कि अपनी कविताओं को लेकर ये ऋषि कुमार शर्मा जी के पास भी पहुंच गई, हिंदी एकेडमी। यही वजह है कि अपनी कविताओं के माध्यम से ये आकाशवाणी में भी पहुंच गई दिल्ली, और वहां से इनकी कविताएं प्रसारित हुई। ऋषि कुमार शर्मा जी की भी ये नज़र में आई। मैं इसलिए भेजा था ताकि साहित्यिक दृष्टि से ऋषि कुमार शर्मा जी की जो पारखी नज़र है उसमें ये उस चीज़ को महसूस कर लें, और ऋषि कुमार जी ने वो महसूस किया और उनको अपनी तरफ से कुछ गाइड किया, और वो सही गाइड किया उन्होंने। उसके बाद आप आकाशवाणी गई तो आकाशवाणी में भी एक्सेप्टेबल रही, आकाशवाणी में दूसरी बार भी ये बड़े कार्यक्रम में गई, वहाँ भी एक्सेप्टेबल हुई, और इसके अलावा दूरदर्शन में गई तो ये दूरदर्शन में भी एक्सेप्टेबल हुई, और वहाँ भी इन्होंने उर्दू के जो डीडी उर्दू है उसमें आप आई। तो बहुत फक्र होता है मुझे देखकर कि इनमें उत्तरोत्तर विकास करने की जो जिजीविषा है, जो इच्छा शक्ति है, ये बड़ी मजबूत है, और उसके बलबूते ये लगातार आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि ये विशेषताएं तो और रचनाकारों में भी मिल जाती हैं, लेकिन वो उनमें तिकड़में, उनमें चतुराई, उनमें छल कपट, ये कमियां ज्यादा दिखाई देती हैं। दूसरे को अड़ंगी लगा के आगे बढ़ना, यानी जिससे आप सीख रहे हो या जिसे सुन रहे हो उसी को अड़ंगी लगाई और आगे बढ़ गए, झूठ बोल बोल के, मक्खन लगा लगा के। लेकिन रजनीश गोयल बहन जी में ये सारी जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, एक भी दोष इनमें नहीं है। इनके व्यवहार में सरलता, इनका पारदर्शी होना व्यवहार का, और लोगों से कनेक्ट होते हुए कविता के संस्कार और कविता के अनुशासन के अलावा जिंदगी के अनुशासन से भी जुड़कर चलना, ये इनकी विशेषता है जो इनको आगे बढ़ा रही है। कविता की कलम थाम लेना कविता के लिए हाथों में, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस कविता की कलम को किस दृष्टि से, किस तरह से चलाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज भी ये कार्यक्रम में था, ज्यादातर रचनाकारों को सुना, उनके पास कविताएं तो थीं, लेकिन मंच का अनुशासन नहीं था, कविता के संस्कार नहीं थे। मुझे वहां डांटना पड़ गया आज पहली बार, और कहना पड़ा कि इस तरह से करना चाहिए। लेकिन रजनीश गोयल बहन जी में ये सब चीजें मुझे लगता है कि शुरू से ही हैं। ये जिस परिवार से आती हैं वहाँ संस्कारों की पूरी पाठशाला इनको पढ़ाई गई है, उसमें इनको पूरे संस्कार दिए गए। तो इनमें कविता के संस्कार तो पूरी तरह से हैं इसी वजह से, और व्यवहार बड़ा मधुर है, और सच का संबल इनके साथ बहुत बड़ा है, झूठ नहीं बोलती, ये बड़ी बात है। तो इसीलिए ये सभी वर्ग में, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे और बड़े हों, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन तक भी इनकी पहुंच जो है बहुत अच्छी है, और व्यवहार की इनकी तारीफ है। ये मैं नहीं कहता, अभी बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप इनके सोशल मीडिया पे जाके इनके वीडियोस देखिए तो ये योगा ट्रेनर भी नजर आ रही हैं, ये वरिष्ठ नागरिकों को योग भी सिखा रही हैं, और योग सिखाते सिखाते उन्हें कविताएं भी सुना रही हैं, और कविताओं में भी योग आ रहा है, ये भी आप देखिए। तो यानी ये हर तरह से वो भी इनको पूरे उत्साह के साथ योग भी कर रहे हैं और उनकी कविताओं को भी सुन रहे हैं। ये एक विशेषता होती है जो कनेक्ट करता है समाज के साथ। तो इनका व्यवहार है, जो पारदर्शी व्यवहार है और जो मधुर व्यवहार है, वो कनेक्ट करता है समाज के साथ, वो कनेक्ट करता है कविताओं के साथ। यानी समाज के साथ कनेक्ट करने की जो क्षमता है वो इनका व्यवहार तो है ही, लेकिन एक जो कविता है, कविता और समाज के बीच में ये व्यवहार है इनका, ये सेतु का काम करता है, जिसकी वजह से ये जल्दी जुड़ जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे ये हमेशा लगता है कि ये बहुत दूर तक जाएंगी। इनके पास सभी क्वालिटीज़ हैं, बस ये धीरे धीरे इसी तरह से अपने आप को मांझती रहें। कहते हैं ना, मेहनत इतनी गुपचुप तरीके से करो कि उसकी सफलता कोहराम मचा दे, शोर मचा दे। तो ये इनकी सफलताएं जब सामने आती हैं ना, तो वो शोर करती हुई नजर आती हैं, अपने आप को आवाज़ें आती हैं। वैसे भी कहते हैं जब हमारी चुप्पियाँ जो होती हैं ना, वो जब उद्वेलित होती हैं तो वो ध्वनियों की शक्ल ले लेती हैं, और वही ध्वनियाँ जब लिखते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं, और जब उन ध्वनियों को गाया जाता है तो वो संगीत बन जाता है।
या शब्द को कहिए हम साहित्य बन जाता है, और गाते हैं तो संगीत बन जाता है। इसलिए संगीत और साहित्य का चोली दामन का साथ बताया गया है। तो ये सब चीज़ें इन्हीं में हैं रजनीश जी की, और इसी वजह से मैंने इनकी किताबों को सहर्ष प्रकाशित किया है। मैंने संपादित नहीं किया है, मैंने प्रकाशित किया है। बहन जी ने जो लिखा वो पहले से ही परिपक्व था, बस उसमें मैंने कोशिश ये की कि जैसे बुत तराशी इन्होंने की है, तो कहीं नाक टेढ़ा बना तो मैंने उसको सीधा कर दिया, कान सही नहीं बना उसको कान सही कर दिया, उंगलियों में अगर नाखून नहीं लगाया तो वो नाखून लगाने का काम किया है। मैंने बस इतनी भर कोशिश ज़रा सी की होगी, वरना मैंने कोशिश बिल्कुल नहीं की है। सारा काम रजनीश बहन जी का है, और कविताएं अपने आप में पुष्ट हैं, परिपक्व हैं, और सरल भाषा। तो हमारे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने भी हमें सिखाया था कि भाव गहरे होने चाहिए, लेकिन भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, ताकि लोगों के मस्तिष्क में जाके वो कविता ना फंस जाए, वो दिल में जाके सीधी पहुंचे। तो मेरी भी कोशिश ये रहती है कि सरल शब्दों में गहरे भाव उतारने की कला सीखनी चाहिए, वो आनी चाहिए, तभी आप समाज से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये आवश्यकता होती है। और वैसे भी चाँद के बारे में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन ने भी अपनी गज़ल में कहा था कि थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ आदमी में है, दरिया भी खूबियों का मगर, थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ हर किसी में है, दरिया भी खूबियों का मगर आदमी में है, और साया मेरे गुनाह का औरों पे क्यों पड़े, क्या चंद्रमा का दाग कहीं चांदनी में है। तो कहीं जिस तरह से चांदनी में चंद्रमा का दाग नहीं होता, उसी प्रकार से कमियां सब में होती हैं, लेकिन हमारे गुनाह का साया दूसरों पे क्यों पड़े, तो वो पड़ता नहीं है। थोड़ी बहुत कमी भी होती है, वो अपने हिस्से रख लेनी चाहिए और खूबियों को आगे बढ़ा देना चाहिए। रजनीश गोयल बहन जी ने अपनी तरीके से वही किया। और बड़ी बात सीखने की ये है इनकी कि इन्होंने केवल एक ही विधा में हाथ नहीं आजमाए, काव्य की हर तरह के दोहों में, गीतों में मुक्तक भी लिखे, माहिए भी लिखे, हिंदी कविताएं, पंजाबी कविताएं, घनाक्षरी भी लिखी, तो दोहे हाइकू भी लिखे हैं इन्होंने, माहिए भी लिखे हैं इन्होंने। तो ऐसे उन्होंने सब विधाओं में लिखने की कोशिश की, हर जगह ये सफल हुई है, और बड़े मन से सुनाती हैं। अभी हम सुनेंगे इनकी कुछ माहिए, तो आप देखिएगा कि बड़े अच्छी तरह से सुनाते हैं। मैंने अपनी भूमिका में नहीं, भूमिका तो इसकी असल में लिखी है ऋषि भाई साहब ने, क्योंकि जिस विस्तार से और गहनता के साथ और उदाहरणों के साथ ऋषि भाई साहब ने इसकी भूमिका को लिखा है, मैंने उसके मुकाबले नहीं लिखा। मैंने 1.25 पेज लिखे हैं, केवल शुभकामनाएं दी हैं प्रकाशक की ओर से, आप ये मानकर चलें। मुख्य भूमिका में ऋषि भाई साहब हैं। मैंने जो लिखा अपनी तरफ से मैं इसलिए सुना देता हूँ पढ़ के, कि यहाँ हर एक के पास जो सुन रहे हैं आपके पटल पर, वो उनके पास किताब किसी के पास नहीं होगी। मैं इसलिए इसको सुना देता हूँ ताकि लोगों को बिना पढ़े ही लाभ मिल जाए सुनने का। शीर्षक आपने बता ही दिया, कल्पनाओं और संवेदनाओं की नई उड़ान है बातें चांद की। चांद वह शाश्वत साथी जो हर युग में कवियों, लेखकों और कलाकारों की कल्पनाओं को नई उड़ान देता रहा है। कभी वह प्रेयसी की आंखों का रूपक बना, तो कभी किसी विरहणी के आंसुओं का साक्षी। कभी वह बच्चों की लोरियों में उतर आया, तो कभी दार्शनिक चिंतन में मनुष्य के अकेलेपन का प्रतीक बन गया। दरअसल चांद के पास हर दिल की कहानी है, कभी अधूरी कभी पूरी। बातें चांद की इसी अनंत प्रेरणा का एक विनम्र संग्रह है। यह केवल कविताओं की किताब नहीं, बल्कि उन भावनाओं का आईना है जिन्हें चांदनी छूकर और भी निखार देती है। इस पुस्तक में जहां एक और प्रेम, विरह और यादों की कोमल अभिव्यक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर आत्ममंथन और जीवन के गहरे अनुभव भी चांद के सहारे शब्दों में ढल गए हैं। लेखिका श्रीमती रजनीश गोयल ने अपने सहज और भावुक लेखन शैली के माध्यम से चांद को एक जीवंत चरित्र की तरह प्रस्तुत किया है। कभी वह मित्र बनकर पाठक से बातें करता है, कभी दर्पण की तरह उसके मन को प्रतिबिंबित करता है। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी और भावनाओं की गहराई पाठक को सहज ही अपने भीतर खींच लेती है। यह संग्रह उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी चांद को देखकर ठहर कर कुछ सोचा है, चाहे वह प्रेम हो, स्मृति हो या जीवन का कोई दार्शनिक प्रश्न। उम्मीद है कि बातें चांद की न केवल पाठकों को सुंदरता और संवेदना का अनुभव कराएगी, बल्कि उन्हें अपने भीतर झांकने और खुद से संवाद करने के लिए भी प्रेरित करेगी। चेतन आनंद, कवि, पत्रकार और प्रकाशक। तो ये मैंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अगर कविताओं की बात की जाए तो कविताओं में आपने संख्या तो बता दी कि कितने गीत हैं, कितने मुक्तक हैं, कितनी गजलें हैं, और सरस्वती वंदना भी 3-3 हैं। कोई एक भी नहीं लिख पाता अपने जीवन में, लेकिन आपने 3-3 लिखी रजनीश जी ने, ये बहुत बड़ी बात है। पंजाबी गीत लिखे हैं क्योंकि उसी अंचल से आप हैं, उसी क्षेत्र में आपने जन्म लिया,
तो पंजाब के तो मिट्टी मिलेगी। तो ये बात मेरे पे भी लागू होती है कि पंजाब की खुशबू तो मेरे भीतर भी है, मिट्टी की जो है, ऐसी रजनीश जी के भीतर भी उस माटी की खुशबू है पंजाब की। तो ये सब चीज़ें तो आनी है, आंचलिक भाषा का प्रभाव तो रहेगा, वो निश्चित रूप से दिखाई देता है। गज़लें मैं एक आध सुना देता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं, हालाँकि मुझे सारी अच्छी लगती हैं कि छापी मैंने सारी, तो सारी अच्छी हैं मेरे लिए। लेकिन गज़लें जो हैं, मैं कुछ सुनाता हूँ आपको, एक आध सुना देता हूँ, या एक कहो तो एक सुना दूँ, जैसा समय हो मैं वैसा उसको सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत। हाँ, मैं वही देख रहा था। मंच के पार आरएन सिंह जी की उपस्थिति है, आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। कुन्नू लाल बिटोरा जी की उपस्थिति है, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील दत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभी श्रेष्ठ रचनाकार हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और छोटू सिंह प्रजापति जी की उपस्थिति हुई है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। बड़े श्रेष्ठ रचनाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पुस्तक की जो परिचर्चा है उसमें शामिल हैं, सभी का स्वागत है। विपिन कुमार जी हमारे साथ हैं, हार्दिक अभिनंदन है। संगीता नाग जी हमारे साथ हैं, आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है, मंच पर हार्दिक अभिनंदन है सभी का। जी चेतन जी। 58 नंबर पेज पर इनकी 15वीं गजल है जी, जिसमें लिखा है कि सूरज सा है जलना सीखा, हर बाधा में चलना सीखा। अंधकार है तो फिर क्या गम, उठकर भोर सा उगना सीखा। अहम कभी ना पाला मैंने, देख वक्त को ढलना सीखा। अंतिम नहीं ये मंजिल मेरी, अपने रास्ते गढ़ना सीखा। मायूसी को रख ठोकर पर, जीत के खुद ही बढ़ना सीखा। और कोशिश बांट हंसी हर लब को, सबकी दुआओं में सजना सीखा। जब तक जहाँ है चलती रहूंगी, रजनीश वक्त बदलना सीखा। तो ये गजल आपने कही और इसमें एक प्रेरणा है, एक संदेश भी छिपा है औरों के लिए। तो ये योगा ट्रेनर होने का भी इन पे असर है, और कुछ बुजुर्गों के लिए भी आपने लिखी होगी मुझे लगता है सुनाने के लिए। तो ये भी गजल का एक रूप बहुत अच्छा है। ऐसे इनके मुक्तक हैं और माहिए भी हैं। मुक्तक है 5 तत्व की काया मेरी, अध्यात्म में इनका गहरी रुचि है। जी जी, जी माहिए, इसमें माहिए और दोहे नहीं डाले थे। हाँ, मुझे पता है, इस मैं वो पुस्तक नहीं में। पढ़ रहा, मैं मुक्तक पढ़ हाँ, रहा हूँ आपके। हाँ, मुक्तक है। अध्यात्म में गहरी रुचि है रजनीश जी की, तो वो चीजें लिखनी में भी आ रही हैं। 5 तत्व की काया मेरी, हर दिन करती हेरा फेरी। क्यों तुमको ये याद करे ना, कैसी है प्रभु माया तेरी। और इधर देखा उधर देखा, नीचे देखा ऊपर देखा, तुमसा कोई ना मिला कहीं भी, धरती देखी अंबर देखा। तो मुक्तक भी इनके बहुत अच्छे हैं। घनाक्षरी छंद भी आपने इसमें दिए हैं, घनाक्षरी में भी आपने बहुत अच्छी अच्छी घनाक्षरी दी हैं। बाकी मैं और भी कुछ सुना सकता हूँ आपके बारे में कई बातें। अयोध्या आगमन पर प्रभु श्री राम के चरणों में, तो ये भी विषय जब बीच में आया था तो उस पर भी आपने कलम चलाई अपनी। फरवरी माह के इस सप्ताह पर फरवरी पर भी लिखा, वैलेंटाइन डे पर भी लिखा, दर्द पर भी लिखा। दर्द के अलावा आपने माँ पे लिखा, ईद पे लिखा, ईद पे लिखने के अलावा आपने 2 जून पे लिखा। ऐसे बहुत सारी, आज का आमंत्रण है, ऐसे बहुत सारी इनकी शीर्षक है। रावण वध पर भी आपने लिखा। तो ये सब इनकी कविताएं हैं और सभी पठनीय हैं और सभी रोचक हैं, आपको कोई ना कोई संदेश देती हुई नजर आएंगी ये आपको। तो मेरा ये मानना है कि इस पुस्तक को लोग पढ़ें, और बड़ी इच्छा हो खरीदने की, या तो ये अमेज़न पर भी देवप्रभा प्रकाशन के ये पुस्तक है, तो वहाँ से भी ये पुस्तक बुक करा सकते हैं, हम सहर्ष उनके पास भेज देंगे। तो ये कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम अगर रजनीश जी की कुछ कविताएं उनके ही श्रीमुख से सुने, उनके जी ही बिल्कुल। से, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सुंदर समीक्षा। और आपने निसंदेह कहा कि हमारे ऋषि जी ने जो लिखा है, उन्होंने शीर्षक जरूर शुभकामना संदेश दिया है, लेकिन वास्तव में वो समीक्षा है विस्तार जी से। जी बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर बात की। सबसे पहले मैं आपकी वो बात पर अपनी बात रखूंगी जो आपने कहा, रजनीश जी का जो व्यक्तित्व है सरल और सहज। तो मुझे अपने जीवन के कुछ संस्मरण याद आ गए रजनीश जी के बारे में, तो मैं उनको यहाँ रखना चाहूंगी। रजनीश जी से मेरा कई बार मिलना हुआ है साक्षात। और सबसे पहले रजनीश जी ने मुझे मैजिक मैन, जो एन चंद्रा का कार्यक्रम आता है,
क्योंकि मेरे पटल पर भी कवि सम्मेलन चलते हैं, साक्षात्कार चलते हैं, ये पुस्तक परिचर्चा कई तरह के चलते हैं। तो रजनीश जी शुरू से ही मेरे से जुड़ी हुई हैं और कुछ मुझे इनके जो पंजाबी फुलकारी है, मैं इनकी बड़ी फैन हूँ। जब भी आती मैं कहती हूँ आप वो जरूर सुनाओ। तो रजनीश जी ने सबसे पहले मुझे मैजिक मैन एन चंद्रा में मुझे आमंत्रित किया ऑनलाइन कार्यक्रम में, और 2 बार आमंत्रित किया इन्होंने, तो मैंने वहां पर सहभागिता की। इसके बाद एन चंद्रा का जो वार्षिकोत्सव दिल्ली में हुआ था, उसमें भी रजनीश जी ने मुझे फोन किया, आप आइए। मैंने तो मैं गई थी दिल्ली में, लेकिन बाई चांस उस समय रजनीश जी नहीं आ पाई थी, कुछ पारिवारिक समस्या थी इनकी। तो इनकी सरलता और इनकी सहजता और इनका कोऑपरेशन, इन्होंने किसी को फोन किया, मैंने कहा मैं बोली मैं नहीं, मैंने कहा मैं तो आपके कारण आ रही हूँ। तो फिर कह लिया आप चिंता मत करो। इन्होंने किसी को फोन किया, वो भी मेरे से परिचित था, शायद वैभवी भी थी, विभा राज थी शायद, विभा से किया था, हाँ विभा से किया था। तो विभा से भी मैं परिचित थी, लेकिन रजनीश जी के थ्रू में थी, तो मुझे लगा रजनीश जी होनी चाहिए। तो इन्होंने फोन किया कि कुसुम जी आ रही हैं, उनको मैंने नॉमिनेट किया है। तो मैं वहां गई, तो मुझे बराबर मेरे से कांटेक्ट में रही है फोन पर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मतलब ऐसा कोई इतना करता नहीं है। तो रजनीश जी का जो स्वभाव है, निसंदेह बड़ी सरलता और सहजता है इनके अंदर। और 2 बार ऑफलाइन कार्यक्रमों में मैं एन चंद्रा जो उनका है मैजिक मैन का, 2 बार दिल्ली के कार्यक्रमों में मैंने सहभागिता की है रजनीश जी के उस तरफ से मैंने। और एक बार गाजियाबाद में आपके संचालन में मैंने कार्यक्रम किया है, तो उस कार्यक्रम में भी आपका संचालन था और मैं वहां आमंत्रित थी, गाजियाबाद में कार्यक्रम था। और एक और बात जो बिल्कुल मुझे बहुत ही प्रभावित की थी, मेरी संस्था का वार्षिकोत्सव था। तो मैं ऑनलाइन, मैं 2 वर्ष से तो ऑफलाइन कर रही हूँ, पहले मैं ऑनलाइन हर वर्ष करती थी 25 दिसंबर को। तो रजनीश जी उसमें इन्वाइटेड थी। तो रजनीश जी कुछ था कि वो नहीं आ पाई किसी कारणवश, पहले उन्होंने अपनी सहमति दी, फिर नहीं आ पाई। लेकिन आपका स्नेह देखिए, आपने मुझे शुभकामना संदेश का वीडियो भेजा। मतलब बहुत बड़ी बात होती है, चीजें छोटी छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि आपने मेरे आमंत्रण को मान लिया। और ये मेरा भी सिद्धांत होता है, मुझे जब कोई सम्मान सहित आमंत्रित करता है तो उसके उसके आमंत्रण का मैं मान रखती हूँ, मैं सम्मान रखती हूँ। भले कोई कहता हो कि मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैं कोई मुझे आमंत्रित करता है तो मैं उसके आमंत्रण का मान रखती हूँ, और ये रखना चाहिए। ये हम साहित्यकारों के व्यक्तित्व में ये बात होनी चाहिए। तो रजनीश जी ने वीडियो भेजा शुभकामना, आज भी मेरे उसमें गैलरी में पड़ा हुआ है आपका वीडियो। तो ये 2-3 संस्मरण मुझे याद आ गए रजनीश जी के, कि उनका व्यक्तित्व कितना सरल, कितना सहज है, और वो कितनी उदार हैं, समाज सेवा से जुड़ी रहती हैं। मतलब फ्री बिल्कुल योग ट्रेनिंग देना, और अस्पतालों में जाकर के गायकी के माध्यम से जो हमारे समाज के जो थोड़े वैसे वृद्ध लोग हैं, जो कभी परिवार से तिरस्कृत हो जाते हैं, आज के जैसा हम परिवेश देख ही रहे हैं, तो उनको जाकर के मनोबल देना, तो ये उनके हुई व्यक्तित्व की बात। और आपने जो रचनाएं उनकी रखी हैं, बहुत ही जो है श्रेष्ठ रचनाएं हैं। हमारे आदरणीय ऋषि जी ने भी कुछ कुछ उनका वाचन किया है। ऋषि जी ने एक बात कही थी कि गाय के ऊपर भी आपने लिखा है, मैंने वो रचना पढ़ी है, गौ माता कहते हैं और सड़क पर छोड़ देते हैं कूड़ा कचरा खाने के लिए। तो ये रचना आपकी है, प्रभावशाली रचना है। बेटियों पर आपने बड़ी भावपूर्ण रचना लिखी है, पेज 52 पर है, लेकिन मैं वाचन करूंगी तो समय हो जाएगा। हम लोग जो है रजनीश जी के मुखार बिंदु, मैंने पेज लिख लिया था, अगर वाचन करना पड़ा तो मैं तुरंत PDF खोल लूंगी। बेटियों पर बड़ी भावपूर्ण रचना है। सूरज सा है जलना सीख, 58 पेज पर ये रचना है। ये भी रचना शायद अभी चेतन जी ने इसको कोट किया है शायद, जी मैंने सूरज सा है जलना सीख। और जब मैं छोटी बच्ची थी, दुनिया तितली जैसी थी, ऐसा कुछ है शायद, दुनिया कितनी अच्छी थी, तितली नहीं। जब मैं छोटी बच्ची थी, दुनिया कितनी अच्छी थी। ये बचपन का कितने पेज पे? जी ये है। और आपके मुक्तक तो बड़े, मुझे मुक्तक बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि 4-4 शब्दों में पूरी बात कह देना तो बहुत अच्छे रहते हैं। आपका मुक्तक मैंने एक नोट किया हुआ है, 1-2 मैंने नोट भी किए हुए हैं। पेज 74 पर आपका एक मुक्तक है कि अलग है फलक पर मगरूर होकर, अलग है फलक पर मगरूर होकर, चली आज तुमको चली आज मुझको कुछ लिखने में हो गया, चली आज तुमको यही तो, हाँ यस, चली आज तुमको यही तो बताने, अलग है फलक पर मगरूर होकर, चली आज तुमको यही है बताने, और चमकते हुए चश्मे बद्दूर कहकर, चली आज तुमको बला से बचाने, चली आज तुमको बला से बचाने। और कदम से कदम गर मिलाएंगे मुझसे, ये पाँव जमी पर न होंगे कभी, ये पाँव जमी पर न होंगे कभी, और झलक ये फलक पर मशहूर होकर,
चली चांद तुमको यहीं से दिखाने, चली चांद तुमको, अपने नाम को उन्होंने कोड किया है यहाँ पर, चली चांद तुमको यहीं से दिखाने। ये आपका मुक्तक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तमाम मुक्तक हैं लेकिन अब सबका वाचन नहीं हो सकता है, तो मैं अब रजनीश जी को ये आमंत्रित करती हूँ कि हमारे चेतन जी ने जो कहा है उस पर अपनी बात अगर कुछ रखना चाहे वो, और प्लस अपनी कोई पसंदीदा रचना रखें। हमारे मंच पर सभी रचनाकार हैं, तो आपके मुख से सुनना अच्छा लगेगा। जी स्वागत। जी चेतन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उतनी खूबियाँ है नहीं मुझ में जितनी इन्होंने गिनवा दी हैं। जैसे संस्मरण की बात की आपने, तो मुझे भी एक ध्यान में आ रहा है। तो भाई साहब का जन्मदिन 25 नवंबर का है, तो मेरे भाई का भी 25 नवंबर था। तो जब हम पहली बार मिले, मेरे को चेतन जी के जन्मदिन का पता चला, तो मैंने कहा कि मेरे भाई का भी 25 नवंबर को है। तो इन्होंने बोला फिर ठीक है, आज से आपके 2 भाई हो गए। तो वो बात मेरे को हमेशा याद रहती है, और वो चला गया, आज आप हो मेरे भाई। तो जी, और जो कुछ आपने कहा उस पे ध्यान दूंगी और अच्छा लिखने की कोशिश करूंगी, और जो आपने खूबियां बताई और कोशिश करूंगी उनको बरकरार रखूं, कभी मुझ में घमंड ना आए, तो यही कोशिश रहेगी। और जैसा कि हम रचना के बारे में बोला, तो आज मेरे सामने दोनों मतलब भाई तुल्य हैं, और उनको ही पिता को समर्पित आपको रचना, और कुसुम जी को मैं कभी भी सुना दूंगी। आपको दोनों मुश्किल से पकड़ में आए हो आप दोनों, तो आपके लिए ये सुनाती कहती। तो माइक खुला है मेरे को लगता है, कुसुम दीदी आपका किसका ना? चलिए हाँ जी। माँ पर सबने बहुत लिखा है, लिखा पिता पर बहुत ही कम। ये पेज नंबर 27 पे है, अगर आप खोलना चाहें तो। माँ पर सबने बहुत लिखा है, लिखा पिता पर बहुत ही कम। माँ तो दिल की कह लेती है, माँ तो दिल की कह लेती है, पिता छुपाए भीतर ही गम। माँ तो दिल की कह लेती है, पिता छुपाए भीतर ही गम। माँ पर सबने बहुत लिखा है, लिखा पिता पर बहुत ही कम। यही पूरा सुना देती हूँ, कुछ बात भी बनेगी। माँ की चिंता करने वालों, पिता की भी तो जरा सोचो। माँ की चिंता करने वालों, पिता की भी तो जरा सोचो। हर इच्छा पूरी कर सबकी, घर में परिवार में हर इच्छा पूरी कर सबकी, मुस्काता है पिता हरदम। हर इच्छा पूरी कर सबकी, मुस्काता है पिता हरदम। माँ तो दिल की कह लेती है, पिता छुपाए भीतर ही। अभी दूसरा अंतर है। चाहे कितने बड़े झमेले ही जीवन में आ जाएं, चाहे कितने बड़े झमेले ही जीवन में आ जाएं, दिल पर सब ही सह लेता वो, दिल पर सब ही सह लेता वो, आंख न होने देता नम। दिल पर सब ही सह लेता वो, आंख न होने देता नम। माँ तो दिल की कह लेती है, पिता छुपाए भीतर ही गम। जब घर में पिता की उपस्थिति होती है तो घर में कैसा माहौल होता है। बेशक घर में पिता बीमार हो, चारपाई पे पड़ा हो, लेकिन उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। तब कैसा माहौल होता है घर का। निडरता बेफिक्री बसे घर, चिंता का ना नामो निशान। निडरता बेफिक्री बसे घर, चिंता का ना नामो निशान। साया उसका रहे बच्चों सर, साया तुम्हारा रहे बच्चों सर। दोनों को कहती हूँ, साया तुम्हारा रहे बच्चों सर, सब ही जाए तुम बिन थम। साया तुम्हारा रहे बच्चों सर, सब ही जाए तुम बिन थम। माँ तो दिल की कह लेती है,
पिता छुपाए भीतर ही गम, पिता छुपाए भीतर ही गम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कुछ है, बस मैं सिर्फ एक मुक्तक कहती हूँ। जब राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान की, राम जी की, तो उस पे 4 पंक्तियां बनी थी, एक मुक्तक बना था, वो कहती हूँ। फिर उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी और कहती हूँ, प्राण भरेंगे क्या हम उसमें जिसने हमें प्राण भरे हैं, प्राण भरेंगे क्या हम उसमें जिसने हमें प्राण भरे हैं। अनदेखा कर उसके सृजन को अपने हमको सर पे धरे हैं। उसने बनाए धरा पे जो मानव, उनकी सेवा में गर तन मन लगा लें, स्वर्ग यहीं पर हो जाए फिर 100 दिन ऐसे कोई खरे हैं, स्वर्ग यहीं पर हो जाए फिर 100 दिन ऐसे कोई खरे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत ये धन्यवाद। बहुत जैसा अभी चेतन जी ने भी कहा, ऋषि जी ने भी कहा, कई जी इसमें मतलब कोई विषय शायद ही हो जो आपने छोड़ा हो। बिल्कुल पूरी जी जैसे गागर में सागर भरा है इसमें बातें चांद की। जी प्रेम भी है, जीवन का जीवन दर्शन भी है इसमें, माता पिता भी हैं, सद्भावना भी जी है और सभी कुछ है इसमें। बेटियों पर भी लिखा है आपने, कई विषय लिए हैं आपने, पूरी रचना जो हमारी आपने जी। दी है। तो और बहुत ही सुंदर इसमें आपने और भी एक लिखा। बाबूलाल जी जी बाबूलाल वर्मा जी जुड़े हैं आपकी उसमें कोट कर रहे हैं, पिता छिपाए भीतर गम हकीकत है, ये आपकी पंक्तियां कोट कर रहे हैं। श्री कृष्ण भरद्वाज जी की उपस्थिति हुई है, बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जसराज बिश्नोई जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बड़ी श्रेष्ठ उपस्थिति है। और सुभाष गौरव जी की उपस्थिति है, हार्दिक स्वागत है सभी की, महनी उपस्थिति है, सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ, बहुत बहुत सभी का आभार करती हूँ अमूल्य समय देने के लिए। और बहुत ही सुंदर जो है प्रस्तुति आपने दी है अपनी गीत की। और हमारे आदरणीय चेतन जी ने भी दी है, शायद ऋषि जी ने कोई प्रस्तुति नहीं दी थी, अगर ऋषि जी हाँ, फिर उनसे भी कहिए, वो भी देंगे प्रस्तुति। जी ऋषि जी से मैं कहूंगी कि एक कोई आप भी प्रस्तुति दे दें जो आपको अच्छी, तो सभी हैं जैसा चेतन जी ने कहा है, हम सभी को सभी अच्छी लगी हैं, लेकिन उनमें भी अच्छी एक जो आपको बहुत ही अच्छी लग रही है उसको आप वाचन करना चाहें तो कर सकते हैं, आदरणीय ऋषि जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, है ना। और मैं तो समय के अभाव पर नहीं कर पाया, लेकिन आप उनकी कोई भी एक रचना जो प्रतिनिधि पूरे पुस्तक का प्रतिनिधित्व करती हो उसको रखें आप। मैं करता हूँ एक देखिए, मुझे ये रचना बहुत अच्छी लगी। ये है पेज नंबर 34 पर एक रचना है, और मैं इसको जरूर यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा यदि मंच की अनुमति हो तो। जी जी स्वागत। आज मेरे दिल ने विचारा, सोच रही हूँ करूं किनारा। आज मेरे दिल ने विचारा, सोच रही हूँ करूं किनारा। पूरा जीवन देकर अपना, कोशिश की सच हो हर सपना। अनदेखा कर अपने अरमान, आज तलक जिसको संवारा। सोच रही हूँ करूं किनारा। प्यार भले न हो रिश्ते में, अनेक मत ही हो रिश्ते में। इज्जत ही गर हो ना उसमें, ये तो मुझको नहीं गंवारा। सोच रही हूँ करूं किनारा। बात अगर मैं मानूं उसकी, जायज नाजायज मानूं उसकी, फिर तो बनता मियां मिट्ठू, जैसे उससा न कोई न्यारा। सोच रही हूँ करूं किनारा। कुछ भी कर लूं चाहे मर लूं,
अपनी जीवन तली पर भर लूं, संतुष्ट उसे मैं कर ना पाई, तिल तिल कर है खुद को मारा, सोच रही हूँ करूं किनारा। माना तुम हो मुझसे बेहतर, मैं बुद्धू और तुम से कमतर, मैं की इस रट को छोड़ो, कुछ मुझ में भी होगा यारा, सोच रही हूँ करूं किनारा। ये जो पंक्तियां है ना, और मैं इसके बारे में क्या होता है, लगभग हर स्त्री के मन में ये विचार आता है। तो ये जो विचार है, ये सार्वभौमिक विचार है स्त्रियों का, है ना। और किनारा और किनारा तो कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन विचारों को लिपिबद्ध किया जा सकता है, और वो किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्रियां जो वर्किंग हैं वो तो देवी हैं एक तरह से, क्योंकि वो जो घर भी आती हैं तो काम पर ही आती हैं। और कुल मिलाकर मुझे ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगती है कि आप किनारा करने की बात कहकर लगातार जुड़ती रही हैं। इस पूरे गीत में आप लगातार जुड़ती रही, तो अद्भुत गीत है, और ये हर स्त्री की कहानी है। तो ये जब कोई गीत सबसे जुड़ जाए तो वो एक श्रेष्ठ गीत हो जाता है। धन्यवाद। बहुत किनारा महिलाओं को केंद्रित करके आपने लिखी है रचना, उस पर सुंदर समीक्षा के साथ ऋषि जी ने उसका वाचन किया है। निसंदेह बहुत ही सुंदर। बाबूलाल वर्मा जी बेहतरीन लिख रहे हैं, और इसी के साथ सुभाष गौरव जी भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। निसंदेह आज की जो पुस्तक समीक्षात्मक, जो हमारी नैमे की रट छोड़ो, जो समीक्षात्मक परिचर्चा रही, बड़ी ही सारगर्भित रही है और बहुत ही श्रेष्ठ रही है समीक्षा, क्योंकि हमारे साथ दोनों जो समीक्षक हैं जी। आवाज नहीं आ रही है जी। हाँ जी, आवाज है जी। तो जी, मैं ये कहना चाहूंगी, एक बात कहना चाहती हूँ कि 2018-19 की बात है कि जब मैं आवाज वापस आ रही है मेरे को। मैंने म्यूट हाँ जी 2018-19 की बात है। मैं पहली बार मंचीय प्रोग्राम पर गई, तो वहां पे मुझे आमंत्रित किया किसी ने मेरठ में, तो मुझे सरस्वती वंदना के लिए बोला गया पहली बार। तो मुझे तब मेरी अपनी लिखी हुई सरस्वती वंदना नहीं थी, तो मैंने वहां पे हारमोनियम पे सरस्वती वंदना किसी और की लिखी हुई सुनाई। वहां पे वो जौनपुरी जी वगैरह भी थे उसमें, और वो शायर एक और मतलब का पंकज शर्मा जी सभी थे। पहला मंच मेरा वो था। तो तब मेरे को आज गर्व हो रहा है कि तब एक भी मेरे पास सरस्वती वंदना नहीं थी, और आज मेरे पास 10-11 सरस्वती वंदना है। तो हर किताब में 3-4 2 3-4 ऐसे होती हैं। तो ऐसी कोशिश करती रहूंगी और उनको लयबद्ध भी करके सुनाती रहूं, ऐसी कोशिश रहेगी जी। बस यही कहना चाहती थी जी। आपकी इस पुस्तक में 3 सरस्वती वंदना आपने लिखी हैं, और बड़ी ही सुंदर सरस्वती वंदना है। आपकी ये पुस्तक 128 पेज की है टोटल। मैंने लास्ट पेज देखा है, जो कि घनाक्षरी से आपने इसको समापन किया है। और आपका जो एक मुक्तक और है जो मुझे अच्छा लगा, पेज 69 पे नहीं है, आगे और कोई पेज है, 69 पेज पे है कि बटना कटना नहीं है हमको, बंद मुट्ठी सा रहना है। मतलब एक सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता की बात की है, क्योंकि हमारा देश अनेक संस्कृतियों का देश है। तो ऐसे में एकता और अखंडता का एक प्रश्न उठता है, और उस पर हमेशा ही संकट के बादल मंडराते रहते हैं, जैसा अभी बिल्कुल हाल का हम परिदृश्य देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का। तो ये स्थितियां न हो, तो ऐसा आपका बड़ा सार्थक मुक्तक है। बटना कटना नहीं है हमको, बंद मुट्ठी सा रहना है, और फूट डालने वालों से यही हमको हंसकर कहना है, चाहे कितना जतन करो तुम फूट डाल नहीं पाओगे, और एक हैं हम और एक रहेंगे, सुख दुख मिल सब सहना है। तो ये बड़ा एक संदेश प्रद आपका मुक्तक है। बिल्कुल आपने कहा मुट्ठी सा रहना, हमारी 5 उंगलियां हैं,
5 उंगलियां जब मुट्ठी बन जाती हैं तो इनकी ताकत बिल्कुल एक लकड़हारे का हम लोगों ने बचपन में कहानी भी सुनी है कि एक एक कर तोड़ रहे थे, फिर जो है सब मिलकर, वो हम सब ने सुनी होगी, बड़े बहुत शुरू की क्लास में थी, प्रारंभिक क्लास में थी, तो उसमें भी इस तरह का एक दिया गया था 5 मुट्ठी वाला। तो बहुत ही सारगर्भित ये रहा है और मंच पर भी बड़ी श्रेष्ठ उपस्थिति रही है। सभी की टिप्पणियां हमारे साथ हैं, मैंने हाईलाइट की हैं, पढ़ूंगी तो समय लग जाएगा। तो अब चूंकि समय भी आगे बढ़ रहा है तो मैं चाहती हूं कि रजनीश जी, बिल्कुल रजनीश जी के ही या तो गीत से या गजल से या किसी घनाक्षरी से या उनके अपने सूक्ष्म वक्तव्य से इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए। रजनीश जी, हमारे जो दोनों समीक्षकों ने जो बात कही और जो मैंने भी बीच बीच में अपनी जो इसमें सह समीक्षक कह लीजिए या विषय प्रवर्तक कह लीजिए, उसकी भूमिका मैंने निभाई है। तो आप जो कहना चाहें, आपका स्वागत है। इसके बाद हम जी, कार्यक्रम समाप्त करेंगे। कुंडलिया गोपाल ही भटनागर कहती जी हूँ। उपस्थित हुए हैं हमारे साथ ऋषिकेश से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, रजनीश जी। जो मंच के उस पार जुड़े हुए हैं श्रोता, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और एक कुंडलिया कहती हूँ, ठीक है। स्वागत। और पहली ही है 109 पेज पे। धरनी नारी एक सी जग में हुई महान, धरनी नारी एक सी जग में हुई महान, सीना अपना चीर के भरती पेट जहान, भरती पेट जहान सदा गुण इनका मानो, करती है जो त्याग जरा इसको पहचानो, कहती है रजनीश मिलेगा उसको करनी, चलो कभी ना इनको, छलो कभी ना इनको पूज्य है नारी धरनी, छलो कभी ना इनको पूज्य है नारी धरनी। जी, और अंत में आते हुए अपने ही हक में ले आई मैं बात। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, अपना कीमती समय निकाला, दिल से, दिल की गहराइयों से आप तीनों का धन्यवाद करती हूँ। जी, कुसुम दी। जी बिल्कुल बढ़िया कुंडलियां हैं। और इसके बाद गोपाल भटनागर जी जुड़े हैं और प्रतीक्षा तिवारी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, कानपुर से ही हैं। और स्वागत है प्रतीक्षा जी, वरिष्ठ, बहुत ही वरिष्ठ और बड़ी सुमधुर लोकप्रिय गीतकार हैं, तो उनका भी स्वागत है मंच पर। और बहुत ही सुंदर जो है आज की समीक्षा रही है, मैं उसका रिप्लाई कर रही थी जो जिनकी टिप्पणियां थी। तो अब चूंकि समय की सीमा भी है और मैं पुनः रजनीश जी को उनकी इस सुंदर पुस्तक के लिए बातें चांद की बधाई देती हूँ। और अगली पुस्तक भी आएगी, उसमें भी शायद चांद ही होगा जैसे कि ये तीनों पुस्तकें चांद पे हैं। तो और इसका बहुत ही सुंदर जो समीक्षा की है हमारे आदरणीय चेतन आनंद जी ने, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं और लोकप्रिय भी हैं। चेतन जी से मेरी मुलाकात डॉक्टर रमा सिंह ने करवाई थी। डॉक्टर रमा सिंह जी का एक कार्यक्रम था उनका, इस पटल की संरक्षक रही हमारी डॉक्टर रमा सिंह जी, बड़ी आत्मीयता रहती है उनकी, और उनसे भी कई बार मुलाकात, मेरी पुस्तक के लोकार्पण भी उनके हाथ से हुए, लखनऊ में पुस्तक के लोकार्पण जो हुए डॉक्टर रमा सिंह जी के ही कर कमलों से हुए। कल साथ में थे, हम साथ ही थे। अच्छा, कल एक कार्यक्रम में रमा जी हम साथ ही थे, मैंने ही घर छोड़ा फिर उन्हें बाद में। अच्छा, तो वो जयपुर से आई हुई है, गाजियाबाद में है। हाँ, जयपुर शिफ्ट हो गई हैं, कल आ गई, गाजियाबाद में है कल से। हाँ, गाजियाबाद आती रहती हैं। तो उन्होंने मुझे, जब उनका मैंने मैं अपने जो संस्था के जो भी हमारे पदाधिकारी रहे उन सबके मैं जन्मोत्सव करती रही हूँ अपने इस मंच पर। तो उनका जन्मोत्सव था, तो मैंने कहा था दीदी आप ही बता दो लिस्ट किसको किसको बुलाना है, तो उन्होंने चेतन जी का भी नाम दिया था। तो चेतन जी शायद आए थे या शायद नहीं आ पाए थे, मुझे ध्यान नहीं है। तभी मेरा चेतन जी से मेरी जो है परिचय वहीं से हुआ था। और इसके बाद अभी शायद वीरेंद्र उनकी गंगवाल जी की पुस्तक के शायद उसमें समीक्षा में भी उन्होंने आपका नाम लिया था, तब आप आए थे। और आज आपसे पुनः मुलाकात हुई। आपसे मुलाकात तो नहीं हुई है ऑफलाइन, ऑनलाइन हुआ है। ऋषि जी की जहाँ तक बात है, ऋषि जी से 2 बार मुलाकात हुई है ऑफलाइन, दिल्ली के कार्यक्रम में, और एक अभी हाँ दिल्ली के ही, एक गाजियाबाद, नहीं दिल्ली के ही दोनों कार्यक्रम थे। एक उनका कविता जी का था और एक उनका रश्मि जी का, दोनों के कार्यक्रम में आपसे मुलाकात हुई। तो इस तरह करके मिलना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी आत्मीयता रहती है। और आप लोग तो वैसे ही मतलब बिल्कुल इतने गंभीर व्यक्तित्व हैं आप लोगों के, व्यक्तित्व जो आप लोगों के जो व्यक्तित्व और आपके कृतित्व में और आपके वक्तव्य में सार होता है, एक गंभीरता होती है, वो दृष्टिगत होती है, और यही साहित्यकार की एक विशेषता भी होती है। तो बहुत ही सुंदर रहा आज की पुस्तक पर आपकी परिचर्चा दोनों की। तो आप दोनों को बहुत बधाई देती हूँ और आभार भी करती हूँ, आपका समय मिला। हमारी
हमारी रजनीश जी ने मैंने कहा था जो पुस्तक से जुड़े लोग हों उनके नाम आप दे दो, तो आप दोनों तो जुड़े हुए ही हैं और हमारे मनोज कामदेव जी भी जुड़े हैं, लेकिन मनोज कामदेव जी का समय नहीं मिल पाया। मनोज कामदेव जी की पुस्तक पर भी मैंने परिचर्चा रखी थी। मेरी कोशिश होती है कि जो भी सद्या प्रकाशित होते हैं, हमारा पूरा साहित्यिक परिवार है, तो मैं इसको रखती हूँ। तो कामदेव जी की पुस्तक पे, मनोज जी की पुस्तक बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए, आप दोनों का समीक्षक के रूप में आप दोनों की बहुत ही शानदार समीक्षा बहुत सुनने को मिली और आदरणीय रजनीश जी की पुस्तक पुनः पुनः जी, बधाई, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद पुनः आभार। फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, बिल्कुल तब तक के लिए जी नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि वंदे मातरम।